आज हम सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs की 2025 रिपोर्ट पर जरा गहराई से बात करेंगे। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के 10 साल पूरे होने पर आई है। तो एक तरह से ये हिसाब किताब है कि दुनिया इन लक्ष्यों को पाने में कहाँ खड़ी है। हमारे पास इस ग्लोबल रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से हैं। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं कि क्या हासिल हुआ, क्या रह गया। तो पहली बात जो इसमें दिखती है वो ये कि तस्वीर काफी मिली जुली सी है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि सब अच्छा है या सब बुरा। हाँ, जैसे कि सिर्फ 35% लक्ष्य ही या तो सही रास्ते पर हैं या थोड़ी बहुत प्रगति दिखा रहे हैं। जी। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि करीब 18% लक्ष्यों में तो हम असल में पीछे चले गए हैं। प्रगति होने के बजाय गिरावट आई है। बिल्कुल सही कहा। और इसके पीछे की वजह भी काफी साफ है। देखिए ना, पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं। वैश्विक संकट एक के बाद एक आए हैं। युद्ध, चाहे वो यूक्रेन हो या कहीं और, फिर जलवायु से जुड़ी आपदाएं बढ़ रही हैं, और कोविड के बाद के आर्थिक झटके। इन सब ने मिलकर प्रगति की रफ्तार को या तो धीमा कर दिया या बिल्कुल ही पटरी से उतार दिया। सही बात है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र इसे वैश्विक विकास आपातकाल कह रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आंकड़े देखिए, आज भी दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग, सोचिए 80 करोड़, अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। बाप रे। 2.3 अरब लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। मतलब उन्हें रोज पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा। और जलवायु परिवर्तन का असर तो दिख ही रहा है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज हुआ है। ये सब खतरे की घंटी है। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, 2015 से अब तक 11 करोड़ ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, 11 करोड़, ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ। और डिजिटल दुनिया में भी देखें तो दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़कर लगभग 70% हो गई है। इससे सूचना और मौके बढ़ते हैं। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ अच्छी खबरें हैं। जैसे बाल विवाह की दर में कमी आई है, और साथ ही मां बनने के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर भी पहले से कम हुई है। ये लैंगिक समानता और स्वास्थ्य के लिए अहम है। ये वाकई अच्छी खबरें हैं। और एक और बात, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को अब किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, जैसे कि पेंशन या बेरोजगारी भत्ता? हाँ, इसी तरह की चीजें। मतलब एक तरह का सुरक्षा जाल वो मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। ये तो ठीक है, लेकिन अक्सर कहानियों में एक लेकिन होता है। इस रिपोर्ट में भी है। हाँ, और वो लेकिन जुड़ा है डेटा से। अच्छा। यहाँ एक, आप कह सकती हैं, विडंबना सामने आती है। हम इतनी सारी प्रोग्रेस और चुनौतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबको मापने के लिए जो डेटा सिस्टम चाहिए, उसके लिए फाइनेंसिंग, मतलब पैसा, कम हो रहा है। तो आंकड़े नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ हैं? बिल्कुल। विश्वसनीय और समय पर आंकड़े न हो तो सरकारें कैसे सही फैसले लेंगी? कैसे पता चलेगा कि कौन सी नीति काम कर रही है, कहाँ सुधार करना है? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी सामने आया। USAID के जो महत्वपूर्ण DHS सर्वे थे, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण। हाँ, मैंने सुना इनके बारे में। ये तो बहुत जरूरी माने जाते हैं। जी हाँ, दशकों से ये विकासशील देशों में स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या पर बुनियादी आंकड़े दे रहे थे, और वो अचानक रोक दिए गए। सच में? हाँ, और इसका सीधा असर ये है कि करीब 39 SDG संकेतकों की ग्लोबल ट्रैकिंग अब खतरे में है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। अगर डेटा ही कमजोर हो रहा है और चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो फिर रास्ता क्या है? रिपोर्ट क्या सुझाव दे रही है? रिपोर्ट ने 6 ऐसे खास क्षेत्रों की पहचान की है जहां तत्काल और बड़े पैमाने पर एक्शन और निवेश की जरूरत है। कौन से हैं ये क्षेत्र? पहला है खाद्य प्रणाली, सबके लिए पोषण। दूसरा, ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तीसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ताकि कोई पीछे न छूटे। चौथा, शिक्षा गुणवत्ता वाली। पांचवा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, मतलब अच्छी नौकरियां और सेफ्टी नेट। और छठा, सबसे जरूरी, जलवायु और जैव विविधता, हमारे ग्रह की सुरक्षा। ये तो बुनियादी चीजें हैं विकास के लिए। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि इन पर फोकस करके ही हम वापस पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, पैसा कहाँ से आएगा?
खासकर तब जब हम सुनते हैं कि विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, और ये बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। रिपोर्ट बताती है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर कर्ज का बोझ रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन पहुंच गया है। 1400 अरब डॉलर। जी। इतने भारी कर्ज के साथ ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य या जलवायु पर जरूरी निवेश कैसे करेंगे? सही बात है। इसीलिए रिपोर्ट सिर्फ मदद की बात नहीं करती, बल्कि तत्काल बहुपक्षवाद का आह्वान करती है। तत्काल बहुपक्षवाद, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी सुधार हों, जैसे कर्ज माफी पर गंभीरता से विचार हो, व्यापार के नियम निष्पक्ष बने, अमीर देश जलवायु वित्त के अपने वादे पूरे करें। बात सिर्फ पैसे देने की नहीं, बल्कि एक ज्यादा न्याय संगत, ज्यादा जवाबदेह वैश्विक साझेदारी बनाने की है। लोगों और गृह में असली निवेश की जरूरत है। और जो डेटा वाली समस्या थी, उसके लिए मेडलिन फ्रेमवर्क जैसी पहले उम्मीद जगाती हैं। ये डेटा इकट्ठा करने, शेयर करने और इस्तेमाल करने के तरीकों को बेहतर बनाने के ऊपर एक नई वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश है। तो कुल मिला के देखें तो संदेश साफ है। 2030 अब दूर नहीं, सिर्फ 5 साल बचे हैं। लक्ष्य मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, लेकिन खिड़की तेजी से बंद हो रही है। जरूरत है अभी हिम्मत से और सबसे जरूरी मिलकर काम करने की। जी हाँ, और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जो डेटा की बात से ही जुड़ा है। क्या सिर्फ प्रगति को मापना काफी है, या हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे जो तरीके हैं आंकड़े जमा करने के, खासकर जब DHS जैसे पारंपरिक सर्वे बंद हो रहे हैं, तो क्या ये तरीके वाकई उन लोगों की ज़रूरतों और आवाज़ों को पकड़ पा रहे हैं जो सबसे पीछे हैं, सबसे हाशिए पर हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग विकास के दौड़ में सबसे पीछे छूट रहे हैं, वो हमारे आंकड़ों से भी गायब हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की ज़रूरत है।